हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको पढ़ा रहा हूं 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस, जिसमें हम 8th चैप्टर पढ़ रहे थे। इस 8th चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे शरीर में जो हमारे पास गति होती है शरीर के अंदर, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। आपको पता है एनसीईआरटी का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो इसके अंदर तक हमने पढ़ लिया था। कंदुक खलिका संधि तक हमने अच्छी जानकारी ले ली थी। कंदुक खलिका संधि क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमारे पास एक गेंद होती है। इस गेंद के अंदर हमने एक कागज़ का जो हमारे पास कागज़ होता है उसको मैंने बेलनाकार रूप में बनाया और इस गेंद के अंदर डाला हुआ है और इस कागज़ को मैंने इस तरह से घुमाया है। तो ये हमारे पास क्या है, इसी तरह से हमारे पास जो हमारा कंधा होता है, ठीक है, तो हमारे कंधे होते हैं, उनके ऊपर जो हमारे पास भाग बनता है वो कंदुक खलिका संधि ही बनती है। तो इसे बोलते हैं हम, ये हमारे पास गुहिका में दसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चला कंदुक खलिका संधि के बारे में। आगे मेरे पास दिया हुआ है धुराग्रह संधि के बारे में हम पढ़ते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे बोलते हैं धुराग्रह संधि। जो हमारे गर्दन और सिर को जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं, धुराग्रह संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति के किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमाया जा सकता है। धुराग्रह संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले पर घूमती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे जो हमारे पास एक और संधि दे रखी है इसके अंदर, जिसे बोलते हैं हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्रियाकलाप 3 में क्या दे रखा है, आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बैलेंस सिलेंडर बनाइए। चित्र 8.4 के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, चित्र 8.4 है। अब क्या करना है हमें, आगे करना क्या है, चित्र में के अनुसार गत्ते तथा कागज़ को बेलनाकार मध्य में एक छेद करना होगा, उसमें पेंसिल डालनी है। ठीक है, गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सकता है। आधे बेलन का पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है, यह गति आपके द्वारा बनाए गई कंदुक खलिक संधि की गति किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति को देखा था। चित्र 8.4 में जो कुछ हमने बताया था वह एक हिंज से भिन्न है। ठीक है, जो हिंज संधि है वो हमारी कुछ अलग ही होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये हमारे पास गत्ता था, दूसरा गत्ता हमने आधा इसके अंदर मोड़ रखा है, जो कि हमारा पूरा बेलन इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ पर ये पेंसिल है, इसको इस तरह से हम घुमा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास, घुटने की हिंज संधि है। ठीक है, हमारे पास जो घुटना होता है, घुटने के ऊपर जो मोड़ होगा उसे क्या बोलते हैं, वहाँ पर हमारे पास हिंज संधि है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। जो हमारा घुटना होता है उस पर हम कौन सी संधि देखते हैं, तो उसे बोलते हैं हिंज संधि। लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज जो कब्जा है हमारा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। जो हमारी कोहनी है, आप इसको हिलाकर भी देख सकते हो अपनी कोहनी को, इसके अंदर सिर्फ आगे या पीछे हमारे हाथ हो सकता है। ठीक है, जो कि किसका काम कर रही है, कब्जे का काम कर रही है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास एक और संधि दे रखी है, अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर ये अस्थियाँ जो हमारे पास है, हमारे शरीर के अंदर जो अस्थियाँ हैं, इन संधियों पर हिल नहीं सकती। जो हमने ऊपर संधि पढ़ी है, हिंज संधि, कंदुक खलिक संधि, ठीक है, इन संधियों पर यह नहीं हिल सकती। ऐसी संधि को क्या बोलते हैं, अचल संधि बोलते हैं। ठीक है,
जब आप अपना मुंह खोलते हो तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला है कि पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारे पास जबड़े और जो हमारा कपाल है उनके बीच में जो संधि बनती है उसे बोलते हैं अचल संधि। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, हमने केवल कुछ संधि की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया की एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को क्या बोलते हैं? हम कंकाल बोलते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा लैब के अंदर, अपनी जो साइंस की लैब होती है उनके अंदर आपने कंकाल देखा होगा, और शायद यहाँ पर भी दिख सकता है। ये आपको देख सकते हो, कंकाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक ढांचा तैयार है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम कंकाल। आगे क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। ठीक है, डॉक्टर जो एक्सरे करते हैं उनसे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर किस किस प्रकार की हमारे पास कठोर अस्थियां है। आगे क्या दिया हुआ है, क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमने शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चल जाता है। अपने हाथ के अगर एवं ऊपरी भाग जैसे पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। अपने प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे से चित्र आप देख सकते हो। इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको ये एक्सरे। तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात करनी होगी आपको। ठीक है, तो ये आपको ये एक्सरे जो आपको दिखाई दे रहा है जो डॉक्टर एक्सरे करते हैं। आगे क्या दे रखा है आपको, अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? अपने मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श कीजिए और अनुभव कीजिए उसको। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? ये भी आप 8.8 के अंदर देख सकते हो। इसके अंदर क्या अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? इसके बारे में आपको सोचना होगा। आगे दे रखा है क्रियाकलाप 4 दे रखा है। क्रियाकलाप 4 में क्या है, गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों को अनुभव कीजिए। जितनी पंसलियां वक्ष की जो अस्थियां हैं को आप गिन सकते हैं उनको गिन लीजिए। चित्र 8.9 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देख रहे हैं इसके अंदर, देखते हैं कि पंसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। ये आपको यहाँ पर पंसली पिंजर दिखाई दे रहा है जो कि हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंखरूपी बक्से को पंसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। जो हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंग है वो इसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। आगे क्या दिया हुआ है, अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़कर झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने के लिए कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना को बोलते हैं मेरुदंड, जो कि हमारे गर्दन से लेकर नीचे पीठ तक क्या है पूरी लंबी जो अस्थि होती है इसे बोलते हैं मेरुदंड। ठीक।
ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए ये। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। पंसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। जो पंसली पिंजर है वो इनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक पाता? ये भी सोचने वाली बात है। आगे क्या दिया हुआ है, अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से, उसको कहना होगा वो अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? ये भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, प्रैक्टिकल करके अपने दोस्तों के साथ। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कंधे की अस्थियां आपको दिखाई दे रही है। 8.12 के अंदर चित्र हमारे पास है, ये को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणि अस्थियां है। इस बॉक्स के सम्मान में एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कुल्ले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ये भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इसे बोलते हैं श्रोणि अस्थि, जो हमारे पास कुल्ले के सहारे जहाँ पर हम बैठते हैं वहाँ का हिस्सा है ये। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा प्रदान करती है, हमें अनेक अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की है। कंकाल की बहुत सी कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें थोड़ा सा मोड़ सकते हैं हम। ठीक है, उन्हें बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, ये कान की जो आपको दिखाई दे रहा है, कान के ऊपरी भाग को बोलते हैं उपास्थि, जिनको हम थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? जो हमारे कान का जो नीचे वाला भाग है उसे बोलते हैं कर्णपाली। ठीक है, क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली इतनी लचीली है? परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। जो हमारे पास बिल्कुल लचीली है उसे बोलते हैं उपास्थि, और जो कठोर है उसे बोलते हैं अस्थि। ये भी आपको सोचने वाली बात है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे क्या दे रखा है, हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना है। आप उनमें से बहुत कुछ देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विशेष विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में सहायता करती है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाते हैं। जो अस्थियां गति करती है उनके बारे में पता लगाते हैं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए, जो कि चित्र 8.16 के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो मुट्ठी बनाई, मुट्ठी बनाने के बाद यहाँ जो अंगूठा है उसको बाजू को छूने की कोशिश करना होगा हमें। आगे क्या दे रखा है इसके अंदर, क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ में इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? उसे बोलते हैं पेशी। जो हमारा उभरा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं पेशी। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशी उभर जाती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, संकुचन की अस्थियों में बहुपेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। जो पेशी होती है वो अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशी को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो दो पेशी है वो संयुक्त रूप से कार्य करती है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल, लंबाई बढ़कर पतली हो जाती है।
अवस्था में आ जाती है। जो हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, युगल की जो दूसरी पेशी है वो शिथिल हो जाती है, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाएगी, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर, जो शिथिल पेशी सिकुड़कर है, अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अपने शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, यह धक्का नहीं दे सकती। अतः इस एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। एक अस्थि को गति देने के लिए हमें कितनी पेशियां ज़रूरत है, दो पेशियों की ज़रूरत है। क्या गति के लिए हमारा शरीर हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में, जो जंतु गति कैसे करते हैं। पक्षी के बारे में पढ़ेंगे, मछली के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है। इस टाइप के चैप्टर्स हमारे नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स कंटिन्यू करते रहेंगे। जो 6th क्लास की NCERT है वो कंप्लीट होने के बाद तुरंत मैं 7th क्लास की साइंस की NCERT शुरू कर दूँगा। तो हमारा 6th क्लास का 8th चैप्टर चल रहा है, जो कि शायद कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।